नमस्कार में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और इस वक्त मुद्दा गर्म है कि क्या शिवसेना सोनू सूद पर सियासत कर रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक और लॉकडाउन की वजह से मुंबई और महाराष्ट्र में फंसे दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सोनू सूद की देश भर में जमकर तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना को उनकी इस पहल में राजनीति नजर आ रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सोनू सूद पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और मजदूरों की मदद पर शिवसेना की सोच को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। तो शिवसेना ने दरअसल अपने मुखपत्र सामना में ये लिखा कि सोनू सूद किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ सोनू सूद ने काम किया? ये तमाम सवाल सामना में उठाया गया है, लिखी गई हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी भी कह रही है कि अगर ऐसी सोच शिवसेना रख रही है और इस मदद को राजनीति से ओतप्रोत मान रही है तो शिवसेना के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी सोच जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, दरअसल सोनू सूद इस वक्त काफी चर्चा में रहे जब उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया राज्य सरकारों से बात करके, और वो लगातार इस कोशिश में रहे कि जो भी प्रवासी मजदूर अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उन्होंने फोन नंबर दिए, बातचीत करके राज्य सरकारों से उनको वहां तक पहुंचाया था, जिसको लेकर काफी चर्चा में सोनू सूद रहे थे। प्रवासी मजदूरों के लिए किए गए सोनू सूद के कामों पर होने वाली उनकी तारीफ शिवसेना को शायद रास नहीं आई, और शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना के जरिए सोनू सूद को मिल रही तारीफ के बहाने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा कि सोनू सूद का चेहरा आगे कर महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक तत्व महाराष्ट्र सरकार को नाकाम सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। सोनू सूद कोई बाहुबली, महाबली या सुपर हीरो है। ऐसा दृश्य तैयार करने में राजनीतिक दल कुछ हद तक सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोनू सूद को दत्तक लिया है। ये दत्तक लेने की क्रिया गुप्त रूप से की गई है। बीजेपी ने सोनू सूद को प्यादे के रूप में इस्तेमाल किया। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद नाम से एक नया महात्मा तैयार हो गया। राज्यपाल ने सोनू सूद को बुलाकर शाबाशी दी। सामना के जरिए सोनू सूद का जिक्र जल्द ही पीएम मोदी के मन की बात में होने का दावा भी किया गया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अब से थोड़ी देर में शिवसेना के नेता शैलेश पांडे भी हमारे साथ होंगे, और हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, यानी महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसको देखने के बाद उनको लग रहा है कि अगर कोई मदद कर रहा है तो वो राजनीतिक पार्टी का होगा, इसलिए मदद कर रहा है। बिल्कुल अर्पिता, महत्वपूर्ण चीज ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद उन्होंने हर संबोधन में ये कहा है कि जो लोग समाज सेवी संस्थाएं हैं वो सामने आके मजदूरों की मदद करें, और अब साथ ही ये भी कहा था कि कोई भी मजदूरों के ऊपर राजनीति ना करे। लेकिन उनकी पार्टी के लोग, खासकर तो संजय राउत जो है, इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि मजदूरों के हालात हमने देखे हैं, हमने खुद रिपोर्टिंग की, उसमें मजदूरों के हालात हमने देखे कि किस तरह से वो कड़ी धूप में पैदल चलते थे, पैदल चलने के बाद बसों का इंतजार करते थे, और 14-15 घंटों बाद उन्हें बसें मिलती थी सरकार की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जब उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि रेलवे उन्हें ट्रेनें नहीं दे रही है, और जब रेल मंत्री ने साफ तौर पर काउंटर किया कि हम आपको 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार हैं, आप हमको लिस्ट दीजिए, उस वक्त भी सरकार फेल साबित हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह से सवाल खड़े करना ये तय करता है कि आपके आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं। आप ही कहते हो कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आपके ही नेता राजनीति करते हैं इस पर। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि सरकार को नाकाम करने की कोशिश है, और ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है कि मन की बात में भी सोनू सूद का जिक्र हो जाए। नहीं, अगर कोई समाज सेवा करता है, अगर कोई प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में अपना सर्वस्व झोंकता है, तो राजनीति कैसे कर रहा है साहब? उससे राज्य सरकार को क्या कष्ट है? राज्य सरकार को तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आदरणीय उद्धव ठाकरे को सामना में एक जो है संपादकी लिखवानी चाहिए थी श्रीमती रश्मि ठाकरे के हाथों, जो संपादक है दैनिक सामना की, वो करने की बजाय उनके अखबार में अगर स्तंभ छपता है इस तरह का, तो ये हास्यास्पद है कि नहीं? आप अगर विपक्ष अगर आपको कोई सलाह देता है, कोई सवाल पूछता है, तो आप करते राजनीति मत करिए। और आप इस लेवल तक नीचे उतर रहे हैं, आपकी हताशा की स्थिति ये है कि यदि अगर कोई एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अगर किसी संस्था के माध्यम से यदि लोगों की सेवा करता हो और उस सेवा की प्रशंसा यदि सर्वत्र होती हो, तो उस पर भी आपको जो है उधर शूल उत्पन्न हो जाए, आपका पेट दर्द करने लगे, इसको क्या कहेंगे? आप ही बताइए ना।
मतलब वो ये कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए, इसीलिए इस माध्यम से मदद करवाई जा रही है। नहीं, कृपा करके बताएं ना, अगर राजनीतिक दल इतने सक्षम है, समर्थ है कि दूसरों के माध्यम से करवा रहे हैं, तो शिवसेना, जिसका तो नारा ही शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने लगाया था, 80% समाजकारण 20% राजकारण, तो वो समाजनीति करते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए? शिवसेना के तमाम सांसदों ने ये काम क्यों नहीं किया? उनके विधायकों ने ये काम क्यों नहीं किया? शिवसेना की तरफ से ये कार्य क्यों नहीं किया गया? किसने रोका था? उनके संसाधन नहीं है या उनका इरादा नहीं है? अब पहले प्रवासी मजदूरों के बारे में इसी रोक में 3 सप्ताह पहले लिखा गया कि जो गैर मराठी भाषी जो है महाराष्ट्र में रहने वाले, वो कोरोना की तरह घातक है। कोरोना से तुलना की गई, ठीक है भुजंग से प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ। दरअसल बीजेपी नेता राम कदम ने प्रवासी मजदूरों पर लोगों की मदद पर सोनू सूद को घेरने के लिए शिवसेना पर पलटवार किया और शिवसेना की सोच पर ही सवाल उठा दिए। एक्टर सोनू सूद के संदर्भ में शिवसेना नेता का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कोरोना से निपटने में उन्हें जो नाकामी और विफलता आई है, इस बयान से वह स्पष्ट दर्शाती है जो काम महाराष्ट्र सरकार का है वह काम सरकार खुद नहीं करेगी और सोनू सूद जैसे एक्टर सड़क पे उतर के अपने खुद के पैसे से लोगों की सहायता करेंगे, तो इस पर शिवसेना नेताओं का आपत्ति क्या है? दिवाकर, ऐसा क्यों है? क्योंकि इस बात का जिक्र तो आप भी कर रहे हैं और शिवसेना को भी हमने कई बार सुना कि जो भी सामाजिक लोग हों, संस्थाएं हों, वो आगे आए और मदद करें। अब जब सोनू सूद मदद कर रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए कि थोड़ी समस्या तो उनकी कम कर रहे हैं। ये प्रवासी मजदूर जो घर जाना चाह रहे थे, कोई तो उनको जरिया और माध्यम मिला उनको घर तक पहुंचाने के लिए। दिक्कत क्या है फिर? अर्पिता, यहाँ गणित ये समझने की जरूरत है कि संजय राउत को उद्धव ठाकरे का राइट हैंड माना जाता है और जो उसकी सामना में ये संपादकीय लिखा गया है उसकी कार्यकारी संपादक उद्धव ठाकरे की पत्नी हैं। और तो जाहिर तौर पर ये जो बातें लिखी जाती हैं बिना मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से या फिर उनकी पत्नी के बिना देखे जो है ये चीजें नहीं लिखी जा सकती हैं। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि संजय राउत हमेशा से ही इन सब चीजों को लेकर लगातार कई मुद्दों पर लिखते रहे हैं और खास तौर पर जब इन्होंने सोनू सूद के ऊपर लिखा तो उन्होंने साफ तौर पर यह चीज देखनी चाहिए थी कि महाराष्ट्र में मजदूरों के हालात क्या थे। न्यूज 18 इंडिया ने रिपोर्टिंग लगातार की थी मजदूरों को लेकर और जो तस्वीरें हमने दिखाई थी, सरकार कब जागती थी? जब चैनल पे खबर चल जाती थी तब व्यवस्था की जाती थी। कांग्रेस के प्रवक्ता हो, शिवसेना के प्रवक्ता हो, उन्होंने खुद न्यूज 18 इंडिया पर माना है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था कैसे करें? कोई समाज सेवी संस्था आके अगर उनकी मदद कर रही है, उन्हें गांव पहुंचा रही है, तो उन्हें उन मजदूरों की खुशी देखनी चाहिए थी जब वो बस में बैठते थे, सोनू सूद को धन्यवाद देते थे, चाहे वो फ्लाइट की बात हो। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, और सामना में ये भी संजय राउत इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं, जब उन्होंने बयान दिया उन्होंने कहा कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ सोनू सूद ने किया। ऐसा किसने कहा? केंद्र सरकार ने रेलवे की बहुत सारी गाड़ियां चलवाई, लाखों लोगों को मुंबई से गंतव्य पर पहुंचाने का काम किया। राज्य सरकार की भी अपनी भूमिका, उसको भी कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से अगर लोगों का मसीहा बनकर उभरता है और लोगों की मदद करता है तो उसका विरोध करने का औचित्य क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, कारण क्या है? ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्ति जो है अपनी तरफ से मदद न करे, ये कहना चाह रहे हैं। शिवसेना की ये नीति है कि कोई प्रवासी मजदूरों की मदद ही न करे, क्योंकि उन्होंने 96% लोगों को राशन नहीं दिया, क्योंकि वो शुरू के दिनों में जो है प्रवास का कोई माध्यम नहीं उपलब्ध करा रहे थे। उन्होंने ट्रेन के बारे में आरोप लगाया और जब आदरणीय पीयूष गोयल जी ने पलटकर सारा तथ्य सामने रख दिया तो उसके बाद वो माफी मांगने की। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द शैलेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं शिवसेना के, ताकि उनसे भी सवाल पूछा जा सके। इसी बीच एनसीपी का कहना है कि शिवसेना के पास इस मामले में ज्यादा जानकारी रही होगी। आज सोनू सूद पिछले कुछ दिनों से मजदूरों को वापस भेजने को लेकर सुर्खियों में आए हैं। आज सामना में उन पर हमला बोला गया है, क्या कहेंगे? जी देखिए, सामना में उसके बारे में क्या कहा है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सोनू सूद जी ने जो भी मदद की है, कोई भी अगर मदद करता है तो उसका हम लोगों ने स्वागत ही करना चाहिए। एक सवाल पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने माइग्रेंट्स को नहीं भेजा है, सिर्फ सोनू सूद उन्हें अपने गांव तक भेज रहे हैं, क्या उन्हें महात्मा बना दिया गया है?
नहीं, देखिए, अकेले सोनू सूद ने ही कुछ किया ऐसा नहीं किया है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बाकी लोगों ने उनका साथ दिया है और वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए तो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने और लोगों ने उनकी मदद की होगी, तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन अकेले सोनू सूद जी ने की है ऐसा कहना भी गलत है, उनके साथ सब लोग हैं और अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कोई भी मदद हो, वो जात, धर्म, पक्ष, पार्टी, उसके आगे जाके देखना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है, आप कह रही हैं कि अगर कोई मदद करता है तो उनका स्वागत करना चाहिए, वहीं सामना ने तो हमला बोला है जो सहयोगी पार्टी है आपकी सरकार में। देखिए, सामना की भूमिका हमेशा एग्रेसिव रहती है और वो उनकी वो सोच है, अगर वो एग्रेसिव होगी उसके बारे में उनके पास ज़्यादा जानकारी होगी जो मेरे पास नहीं है। 2.5 महीने से इधर बॉम्बे में फंसे थे और सोनू सर अभी हमको फ्लाइट से भेज रहे हैं और हम अगले साल भाई को राखी बांधेंगे। हम काफ़ी दिन से भटक रहे थे, बहुत परेशान थे, आज सोनू सर की वजह से हम भी अपने गाँव जा पा रहे हैं। थैंक यू सोनू सर। सामना के अग्रलेख में जो सोनू सूद की सेवा पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं, उसके पीछे क्या तथ्य है, क्या कारण है, वो आशंकाएं क्यों जग रही है, ये उस अग्रलेख के संपादक ही बता सकते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह तब उठते हैं कि जब कांग्रेस द्वारा अरेंज की गई बसों को फिटनेस टेस्ट पूछा जाता है, ड्राइवर के लाइसेंस पूछे जाते हैं और 4 दिन तक उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर उन बसों को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन सोनू सूद द्वारा अरेंज की गई बसें या और समाजसेवी संस्थाएं और सेलिब्रिटीज़ द्वारा अरेंज की गई बसों को हरी झंडी दिखाई जाती है, उनके लिए फिटनेस टेस्ट के वो तमाम सारे नियम लागू नहीं होते हैं। दिवाकर, देखिए, इन सबके बीच एक सवाल तो अब ये उठ जाता है ना कि अगर सोनू सूद जैसे लोग आके आकर मजदूरों की मदद कर रहे हैं और आप उसको भी राजनीतिक रंग दे देंगे, तो कल को अगर कोई और मदद करने के लिए आगे आता है तो वो भी सोचेगा रहने दो, राजनीति शुरू हो जाएगी, आपको किसी का एजेंट बता दिया जाएगा। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से सोनू सूद लगातार मदद कर रहे थे तब शिवसेना ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया था, लेकिन अब जब मजदूर अपने गांव को पहुंच चुके हैं उसमें सोनू सूद का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था आपने देखी थी, हमने लगातार वो चीज़ें दिखाई थी किस तरह से मजदूर पैदल जा रहे हैं, कड़ी धूप में बैठने को मजबूर हैं और सरकार की तरफ से व्यवस्था तब की जाती है जब जो है चैनलों पर खबर चल जाती है। तो ऐसे में जो दिक्कतें हैं, देखिए, तीनों पार्टियों की जो सरकार है उसमें ही एक भाव नहीं है, एक तरह से अलग अलग बयानबाजी आ रही है। लेकिन इसमें अब उद्धव ठाकरे को ये देखना होगा कि जो लगातार ये अपने संबोधन में कहते रहे हैं कि मजदूरों को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मजदूर दिक्कत में हैं, उन्हें उनके गांव पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी, समाज सेवी संस्थाएं सामने आए वो मदद करें। और ऐसे में अगर संजय राउत इस तरह से लेख लिखते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शिवसेना में कोऑर्डिनेशन की कमी है उनके नेताओं में, क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे की नहीं सुन रहे हैं और अपने आप से सामना में संपादकीय लिख रहे हैं। तमाम ये सवाल हैं और इस पर उद्धव ठाकरे को भी जवाब देना होगा। प्रेम शुक्ला जी, आप एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, राजनीति को बखूबी समझते होंगे, जब भेजा जा रहा था प्रवासी मजदूरों को तब तो कोई बयान शिवसेना की तरफ से नहीं आया, ऐसे वक्त पर अब बयान आना जब सारे प्रवासी मजदूर लगभग अपने घर जा चुके हैं, क्या ये इस बात की यहाँ पर खुंदक निकाली जा रही कि महाराष्ट्र सरकार की तारीफ क्यों नहीं हो रही? सारी तारीफ तो सोनू सूद ले गए। नहीं, दरअसल इनका संकट ऐसा है कि शिवसेना की तरफ से बहुत भयंकर कुकृत्य हुआ है। पीएफआई के लोगों को, मुस्लिम लोगों को कब्रिस्तान में स्थान दिलाने का जिम्मा आईएसआई द्वारा समर्थित एक संगठन जिसके बारे में हर कोई जानता है कि राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्त है, उस पीएफआई को उन्होंने काम दे दिया है। उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस जी ने सवाल पूछ लिया। अब भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह कोई आरोप लगा नहीं सकते, तो उन्होंने सोनू सूद को ढूंढ लिया। तो आप अपने पापों को ढकने के लिए दूसरों के पुण्यों पर थूकने का कुकर्म न करें, इतना ही उनसे विनम्र अनुरोध है। नहीं, ऐसे वक्त पर अब ये करके शिवसेना को हासिल क्या होगा? अगर वो सोनू सूद पर सियासत कर भी रहे हैं, अगर वो सोनू सूद को कटघरे में खड़े भी कर रहे हैं क्योंकि किसी से जुड़े हुए हैं, तो अब शिवसेना को इससे क्या फायदा देख रहे हैं आप? देखिए, उनको लगता है ना कि हम किसी तरह चर्चा में बने रहे, हमारे पाप ढके रहे और हम दूसरे के पुण्यों पर थूकते रहे, तो दूसरे लोग उनके पुण्यों पर जो है आलोचना के भाव में खड़े हो जाएंगे। ये उनकी एक स्ट्रेटजी सोची समझी है। श्रीमान संजय राउत ने अगर ये चीज लिखी है रोक टोक में, थोड़ा बहुत सामना को मैं भी जानता हूँ, दिवाकर भी मेरे कलीग रहे हैं, वो भी सामना को बहुत भली बात जानते हैं।
कृपा करके मुझे बताइए कि कोई भी नीति सामना की क्या श्रीमती रश्मि ठाकरे या आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को विश्वास में लिए बिना बनाई जा सकती है क्या? तो कृपा करके शिवसेना या तो स्पष्ट कर दे। ये श्रीमान संजय राउत की भावना है, इससे श्री उद्धव ठाकरे असहमत है, श्रीमती रश्मि ठाकरे असहमत है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। दिवाकर भी थे, दिवाकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार को भी पुलिस का सख्त पहरा कायम है। रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से यूपी से आने वाले वाहनों की संख्या बेहद कम है, लेकिन दिल्ली पुलिस हर एक वाहन की चेकिंग करके ही उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने दे रही है। दिल्ली में केवल उन्हीं वाहनों को आने जाने की इजाजत मिल रही है जिनके पास वाजिब पास है। हालांकि कल सोमवार से दिल्ली में अनलॉक 1 के तहत कुछ और छूट मिल सकती है, लिहाजा बॉर्डर की बंदी के बारे में दिल्ली सरकार भी कोई फैसला कर सकती है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बॉर्डर सील किया गया था वहां पर अभी भी चेकिंग बदसूर जारी है। आज माना जा रहा है कि आखिरी दिन हो सकता है इस चेकिंग का, क्योंकि एक हफ्ते तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हर वाहनों की चेकिंग करती है और इसको लेकर पिछले एक हफ्ते से ये कवायद लगातार जारी है। और कोशिश दिल्ली पुलिस की ये रहती है कि वाहन जो भी दिल्ली के अंदर प्रवेश करेगा उसको एंट्री करने से पहले उसके पास देखा जाएगा, या फिर वो आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ है तो लगभग हर कोई यहाँ पर पास लेकर अपने साथ आता है और दिल्ली की तरफ एंट्री करता है। और पुलिस कोशिश ये करती है कि जो बिना पास के लोग हैं उनको वापस लौटाया जाए, और क्योंकि आज रविवार का दिन है और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते का समय हो चुका है और लगभग लाखों लोगों के सुझाव दिल्ली सरकार को मिले हैं, जिसके बाद ये जो बॉर्डर सील है उसको लेकर यहाँ पर कवायद है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो रवैया पसंद नहीं आया जिसमें उन्होंने दिल्ली के तमाम डॉक्टर्स और अस्पतालों को धमकाने की कोशिश की। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल की एक फैसले और तरीके दोनों की निंदा की। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कल सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दायर की गई एफआईआर करने के लिए दिल्ली सरकार के कदम को गलत बताया है। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं में जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। कुछ लोगों को तकलीफ आ रही है, मैं देखता रहता हूं वीडियो, कुछ लोगों ने कहा कि मैं इस अस्पताल में गया, इस अस्पताल में गया, ऐप के ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उन कुछ चंद अस्पतालों की बदमाशी है। कुछ दिन दीजिए मेरे को, अगर ये अस्पताल नहीं माने तो फिर हम सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन मैं सभी अस्पतालों को बोल दूं कि आपको कोरोना के मरीजों की जांच तो करनी पड़ेगी। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली गवर्नमेंट के कल के जो गंगाराम हॉस्पिटल पे एफआईआर हुई है उसको कंडेम करती है, और मैं दिल्ली गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के एक्शंस जो हैं, जो डॉक्टर्स में रोष पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर्स में अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बनाई गई डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने केजरीवाल सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली के लोगों के लिए इस्तेमाल हो। अगर डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी की इस रिपोर्ट पर आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक होगी और तभी तय होगा कि क्या फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है। इस बैठक के बाद तय होगा कि दिल्ली के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे राज्यों के लिए खोले जाएं या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 जून को दिल्ली के बॉर्डर सील करने के बाद दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे और 2 जून को 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। तो इस कमेटी की ही सिफारिश है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दिल्ली वासियों के लिए ही होना चाहिए। और राज्य के अगर मरीज भी आकर यहाँ पर कोरोना का इलाज कराते हैं तो 3 दिन के अंदर ही सारे बेड जो हैं वो भर जाएंगे। इसलिए बड़ा इस वक्त ज़रूरी है कि दिल्ली वासियों के बारे में सोचकर दिल्ली वासियों के लिए ही इलाज की व्यवस्था इन अस्पतालों में कराई जाए। लेकिन अब इस पर सरकार का फैसला क्या होता है वो अब से थोड़ी देर में, क्योंकि देखिए 11:15 हो चुके हैं और 11:30 बजे कहा जा रहा है कि ये बैठक होनी है और उस बैठक में ही कि तय होगा कि
आगे फैसला दिल्ली सरकार इस सिफारिश पर क्या लेती है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,971 नए मामले सामने आए, जबकि 287 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,220 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,46,628 हो गई है। वहीं 1,19,293 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं, जबकि 6,929 मरीजों की अब तक मौत हुई है। वहीं रिकवरी रेट 48.36% रहा है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ रही है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 82,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्य में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 27,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19,500 के पार हो चुका है। 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर गया। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 19,20,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर 6,72,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना मरीजों का। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,58,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,86,000 से भी ऊपर है। 5वें नंबर पर स्पेन की जगह अब भारत आ गया है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 2,46,628 है। उधर बिहार में बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी ने थाली बजाकर गरीब दिवस मनाया। सुबह 11 बजे शुरू किया गया ये कार्यक्रम 11 मिनट तक चला, जिसमें 11 मिनट तक आरजेडी के कार्यकर्ता नेता थाली बजाते नजर आए। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ तेज प्रताप यादव अपने घर के बाहर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजाते दिखे। इस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि थाली बजाते नेता तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए घेरे में खड़े नजर आए, लेकिन उनके आसपास बाकी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इस पे तो सब पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके राय लेनी चाहिए। तो क्या ग्राउंड हालात है, कैसे चुनाव होगा, तो जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो हम अपनी जो बात है इलेक्शन कमीशन में रखेंगे। लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग अभी भी पैदल चल के आ रहे हैं, हम उनको भगवान भरोसे छोड़ दें? ये अब तो क्वारंटाइन भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? जब ग्राफ बढ़ रहा है, जब सबसे ज्यादा संख्या में लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, सबसे कम टेस्ट कराने के बावजूद भी, तो क्यों खत्म करा दिया गया? यानी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, एक तरह से कह रहे हैं कि आप भगवान भरोसे रहिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमको चिंता आपकी नहीं, हमको चिंता है अपने सत्ता की। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, ये विरोध हो रहा है बीजेपी का, विरोध तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो घेरे में नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है। बाकी पीछे अगर तस्वीरों को हम देखें तो बिल्कुल, देखिए, जब ये थाली बजाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था उस समय सामने में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव मौजूद थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। उनके पीछे भी जो लोग मौजूद थे वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। लेकिन जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए तो ये सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया, और जब तेजस्वी यादव आगे बढ़े तो जो भी उनके कार्यकर्ता और साथ में लोग मौजूद थे वो आगे आ गए। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होते हुए नजर आया। लेकिन तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर आरोप राज्य सरकार को लेकर है कि बिहार में जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था नहीं की गई है। और आज जो वर्चुअल रैली बीजेपी कर रही है, नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ
संवाद कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर चुनाव को लेकर है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार में चुनाव है। तो इसी को लेकर यह तेजस्वी यादव यहाँ पर अपने घर के सामने थाली बजाकर 11 बजे शुरू हुआ था, 11 मिनट के लिए थाली बजाकर विरोध किया। और इसका आह्वान जो है ना, तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, अपने घर के सामने खड़ा होकर इसका विरोध करेंगे, जिसका नाम दिया गया था गरीब अधिकार दिवस। उधर महाराष्ट्र के शिरडी में आज सुबह एक शोरूम में आग लग गई। आग लगने से शोरूम पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शोरूम में रखा लाखों का सामान जो था वो जल गया। हालांकि इस आग में कोई जख्मी नहीं हुआ। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है।